तो आज भी जो आपकी वीडियो बन रही है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बन रही है। अगर किसी प्रकार से कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन डाउट दिक्कत है वो तो मेरे से पूछ ही लेना। बाकी अगर मान लो कोई टॉपिक अगर भूल जाते हो, कोई क्वेश्चन अगर आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप वीडियो पे जाएंगे और वीडियो को देख लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। सबसे पहले एक मोटा मोटी मैं ऊपर से ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना अपना, बेसिकली ये जो एक चैप्टर है ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ये मौर्य साम्राज्य के ऊपर बेस करता है। मौर्य साम्राज्य क्या? मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसकी हेल्प के द्वारा? चाणक्य के द्वारा इन्होंने किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, उनके जो आगे चल के जो पोते आए थे जिनका नाम था सम्राट अशोक, तो अशोक ने अपने साम्राज्य को बहुत ही बेखूबी ढंग से चलाने के लिए धम्म महामत की नियुक्ति की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मगध के बारे में, जो उस समय के जनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के बाद जो युग स्टार्ट हुआ जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कृषि व्यवस्था में कौन कौन से चेंजेस हुए जिसकी वजह से पैदावार बढ़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो चैप्टर अगर ओवरव्यू अगर लिया जाए तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस तो थोड़ा सा आप लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वैदिक काल किसे कहते हैं। तो आप देखिए यहीं से इस चीज़ के बारे में समझ में आ रहा है। वैदिक मतलब क्या होता है? पूजा पाठ से रिलेटेड, है ना। तो वैदिक मतलब वेदों से रिलेटेड। वेद 4 प्रकार के वेद थे, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक ऋग्वेद। बेशक सीरीज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो ऐसा समय जिसमें वेदों की रचना की गई थी उसी को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? वेदों की रचना की गई थी। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है कि इसका समय क्या माना जाता है। तो देखिए आप लोग को पहले वाले चैप्टर में बताया था हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है वो कब का माना जाता है? वो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये माना जाता था। अब इसके बाद वैदिक युग आने लगा, तो अब वैदिक युग का जो समय माने जाने लगा, इसको हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व ये वो समय था जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। किसकी? ऋग्वेद की रचना। ठीक है, और आगे एक होता है उत्तर वैदिक काल। किसका? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये किसको कहते हैं? उत्तर वैदिक काल हम कहते हैं 1000 से लेकर 600 ईस्वी को। ठीक है, तो देखिए अभी मेन हमें 2 चीज समझ में आया। क्या? वैदिक काल हम किसे कहते हैं? वैदिक काल वो सभ्यता होता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी, और इसका समय काल क्या माना जाता है? 2 चीज हमने पढ़ लिया। एक चीज हमने ये पढ़ा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जिसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल जो जिसका हम समय पढ़ते हैं 1000 से लेकर 600 ईसा। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया उत्तर वैदिक काल। तो अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? बचे जो 3 वेद है उनकी रचना कर दी गई थी। तो टोटल कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए। तो बस यही चीज के ऊपर एक क्वेश्चन था। हालांकि देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसको पढ़ाना जरूरी है। तो क्या लिखा है? सिंधु सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई थी जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि इसमें वेदों की रचना की गई थी। इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ठीक है, आर्य द्वारा स्थापित इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत और संस्कृत भाषा है। ठीक है, अच्छा, इसका समय भी जस्ट हमने पढ़ा क्या कि वैदिक युग का जो समय हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला ऋग्वैदिक काल, जिसकी स्थापना मतलब जिसका जो समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अच्छा, इसी में क्या है? ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो बचे 3 वेद हैं उनकी रचना की गई थी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी किसी को चलेगा। तो ये चीज़ हमने कर लिया। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको ही नजर आ रहा होगा, ये लिखा है मगध। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इससे देखिए इसी यही जो था इसको कहते थे सबसे पहले, है ना, मौर्य वंश से पहले यहाँ पे जो शासक था उसको हम कहते थे नंदवंश। क्या बोलते थे? नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म। कौन थे? महापद्म। और इनके अंतिम शासक कौन थे? धरानंद। कौन थे? धरानंद को मारा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर संस्थापक बन गए किसके? मौर्य साम्राज्य के। किसके? मौर्य साम्राज्य के। तो इन्हीं मगध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, यहाँ पे राज किया था, फिर करते करते धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। तो समझ में आ गया? सिर्फ देखिए नेक्स्ट करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, क्या है ये तो आपको पता है। 3 प्रकार की बुकें, ठीक है, और तीनों में कितने कितने चैप्टर हैं, 4 4 और 4। पहले कितने चैप्टर थे, 4 5 और 6, लेकिन इसमें से एक डिलीट कर दिया गया, इसमें से एक डिलीट कर दिया गया, तो इसमें 4 पढ़ने, इसमें भी 4 पढ़ने, इसमें भी 4 पढ़ने। तो बुक वाइज भी अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर आपके लिए वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, अच्छा इसमें भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन सा है, ये लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला पढ़ने में मजा और अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि इसमें और अच्छी अच्छी स्टोरी है। जैसे कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, सुने हो ना, महात्मा गांधी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ इस वाले चैप्टर में हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो अभी तो ये वाला चैप्टर चल रहा है, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा, क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्या लिखा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है। तो पहला, इसमें प्रारंभिक राज्यों की उत्पत्ति होने लगी, मतलब नए नए राज्य निकलने लगे। दूसरा, लोहे की बढ़ते उपयोग, यानी कि अब लोगों को इतना समझ में आ गया था कि जो लोहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इससे हम विभिन्न प्रकार के उपकरण बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो हल है, हल के नीचे हम लगा सकते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से मतलब फाल के रूप में लगा सकते हैं। इसकी वजह से जो खेत में जो प्रोडक्शन मतलब जुताई अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा। सिक्कों का विकास, सिक्कों का विकास क्या हुआ, इसका मतलब स्टार्टिंग में आहत सिक्के आए थे। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है, सिक्कों को एकदम ठोक के आकार दिया जाता था। तो स्टार्टिंग में आहत सिक्के आए थे, और फिर धीरे धीरे सिक्कों का विकास शुरू हो गया। आगे इसी समय दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था, जैसे जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। ऐसे विचारकों के विचारधाराओं के जो है ना संस्थापक थे, मतलब वो मतलब अपने पीक पे था। जैन धर्म के जो आगे बढ़ाने वाले थे, जिनका नाम था महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म के क्या नाम था उनका, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाए थे, तो उनके विचारों को धीरे धीरे महत्व देना शुरू किया जाने लगा था। तो ये हमने पढ़ लिया। ये देखो पूछा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन का काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था। सबसे पहले मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज के अगर मैं बारे में बात करूँ तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको खत्म किया था, धनानंद को। किसको खत्म किया था, और स्थापना किसकी की थी, मौर्य साम्राज्य की। किसकी स्थापना की थी, अच्छा उसी समय ना एक और राजा था जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था, सिकंदर मगध पर आक्रमण करने वाला था जब घनानंद का शासन चल रहा है। तो उस समय चाणक्य ने सिकंदर को वहां से भगाया अपनी सूझबूझ से, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब सिकंदर वहां से चला गया, तो सिकंदर की जो बेटी थी ना, ठीक है, उसकी जो शादी हुई किसके साथ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी। तो जब चंद्रगुप्त, सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था, ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जब भारत आई थी तो उसके साथ कहा जाता है दहेज में, दहेज मतलब उसके साथ आई थी। मीन्स कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और दरबार में आने के बाद उसने क्या लिखा, पूरे साम्राज्य के बारे में कैसे कैसे सारी चीज चलता है उसके बारे में लिखा। कौन सी पुस्तक में, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। तो वही चीज़ है। तो आप पूछा आपसे मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था कैसी थी, तो सेना व्यवस्थाओं को एक समिति और 6 उप समिति में बांट दिया गया था। तो ये लिखा है, एक समिति और 6 प्रकार की उप समिति में बांट दिया गया था, जिसमें सेनाओं को अलग अलग काम सौंपते हैं ना, जैसे एक नौसेना संचालन हो गया, एक यातायात और खान पान संचालन हो गया, एक पैदल सैनिक संचालन हो गया। मतलब इन सब चीज़ को, कोई यातायात को संचालित करेगा, कोई पैदल सैनिक जो चला जा रहा है उसको नियंत्रित करेगा। इसके साथ साथ अश्वारोही जो घोड़े के द्वारा भी तो लड़ाई की जाती है, तो उसको कोई संचालित करेगा। कोई रथों पर बैठ के जो लड़ता है उसको संचालित करने के लिए अलग टीम बना दी गई थी। हाथियों का संचालन करने के लिए अलग टीम बना दी गई थी। तो अलग अलग जो टीमें हैं उसको बना दी गई थी, ताकि कभी भी लड़ाई किया जाए तो बहुत ही ईजिली हो पाए और हमेशा युद्ध को जीता जाए। तो मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था कितनी थी, 6। कितनी थी, 6। कौन कौन सी, नौसेना संचालन, यातायात और खान पान संचालन, पैदल सैनिक संचालन, आगे अश्वारोही संचालन, रथारोही संचालन और हाथियों के द्वारा संचालन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धम्म। तो ये तो आपको पता ही है, कितनी बार पढ़ा हुआ। धम्म क्या है, अशोक ने अपने समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक प्रकार की नियमावली तैयार की थी। नियमावली क्या होता है, जिसमें नियम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नियम। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक नियमावली तैयार की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। तो क्या लिखा है, धम्म एक प्रकार की नियमावली है, और धम्म के सिद्धांत अत्यंत साधारण और सार्वभौमिक है। देखिए विशेषताओं में आ जाता है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में दे देगा कि धम्म कैसा है,
तो उसमें ऑप्शन में दे देगा साधारण और सार्वभौमिक, तो आपको इसको टिक मारना है, ठीक है। तो धम्म एक प्रकार की नियमावली है, धम्म के सिद्धांत अत्यंत साधारण और सार्वभौमिक है, और अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का क्या किया है, प्रचार किया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बड़ों के प्रति आदर लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता लिखी हुई है, सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे धर्मों एवं परंपराओं के साथ आदर, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अच्छा, साथ ही साथ धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए जाते हैं। जैसे होता नहीं कि एक टीम ऐसी डिसाइड कर देना जो धर्म को प्रचार करे, धर्म के बारे में बताए लोगों को, धर्म से लोगों को जागरूक करे कि आपको किस तरीके से समाज में रहना है, बड़ों के प्रति कैसे आदर रखना है, बच्चों के प्रति कैसे आदर रखना है, जो ब्राह्मणों के प्रति आदर किस भाव से रखना है, वो सारा चीज इसमें लिखा हुआ था। लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगैरह सब धीरे धीरे करते हैं। अशोक महान सम्राट क्यों बन गया, इसीलिए क्योंकि वो अपने समाज को परिवार की तरह समझने लगा था, इस वजह से धीरे धीरे करते सम्राट अशोक बन गया। देखो, सम्राट की उपाधि जल्दी मिलती नहीं है, हमारी बात, सम्राट एक बहुत बड़ा ऊंचा पद होता है। राजा तो आप बोल दोगे किसी को ये राजा है, लेकिन सम्राट बनना राजा के ऊपर होता है कि हाँ, राजा अगर बहुत बढ़िया है, प्रजा के बारे में वो सारी चीज समझता है, प्रजा का बहुत ज्यादा देखभाल करता है, तब जाके उसको सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है। हमारी बात है, तो ये चीज आगे अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या लिखा है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला था। तो देखिए 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाला था। अच्छा, एक बात ये भी है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया 38 था कि 36 था कि 35 था, ऐसा भी कंफ्यूजन जहाँ पे क्रिएट हो जाए हिस्ट्री में या पोल साइंस में, तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, और उस उपाय को शायद कुछ बच्चों को पता होगा, और नहीं भी पता है तो बहुत ही ध्यान से सुनना। जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो जाओगे डेट में, और आपको स्टार्टिंग के 3 डिजिट याद है, तो आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको इतना याद है 1830 समथिंग कुछ था, 21 भी 32 भी 33 भी 34 भी इतना था, लेकिन क्या था नहीं पता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1830 का दशक। क्या लिखोगे, 1830 का दशक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी घटना 1830 से लेकर 1840 के बीच में हुई है, मतलब 10 साल का ड्यूरेशन लिया गया। समझदारी बात, कितने साल का ड्यूरेशन लिया गया, 10 साल का, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन। अच्छा, मान लो कहीं ऐसा कंफ्यूज हो गए कि आपको लास्ट पे दोनों डिजिट नहीं पता है, तो क्या लिखोगे, 18वीं शताब्दी। क्या लिखोगे, 18वीं शताब्दी, या 18वीं शताब्दी के दशक नहीं लिखोगे, दशक थोड़ी ना, 18वीं सदी। क्या लिखोगे, 18वीं सदी। सदी भी लिख सकते हो या फिर शताब्दी भी लिख सकते हो। सदी और शताब्दी कितने होते हैं, 100 साल के, कितने, तो मतलब कोई भी घटना 1800 से लेकर 1900 के बीच में हुई है। दशक जहाँ है सिर्फ 10 साल, सिर्फ 10 साल। अब कोई दिक्कत है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का किसने निकाला था, तो सबसे पहले कब निकाला था, 1838 में। किसने निकाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, इसका अर्थ निकाला था। ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में किया गया था, और इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्के तथा अभिलेखों में भी देखने को मिला था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि जो है, इसका अर्थ 1838 में जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकर्ता था, जिसने इस चीज को निकाला। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो आप नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नोट्स है थोड़ा सा हटकर नोट्स से है, क्योंकि नोट्स में तो पूरा अच्छे से लिखा गया है, तो ये इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट रखा गया है। तो जिन बच्चों को ये चाहिए, तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको इजीली डाउनलोड मिल जाएगा, और फिर आप सबके पास स्मार्टफोन होगा ही, उसके द्वारा आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे वो क्या करेंगे, जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे, मतलब जो नहीं देख पाएंगे वो क्या करेंगे, वो लिखने का काम करेंगे। लिखने का जितना ज़्यादा लिखोगे, देखो पेपर में भी तो 3 घंटे में लिखते हो ना, लगातार लिखते रहते हो, लगातार लिखते रहते हो, और ये पेज भी अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा पेजों का नहीं होगा। अभी जितना मेहनत कर लोगे पेपर में उतना कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ईजिली याद हो जाएगा, नहीं तो फिर वही है इधर उधर पूछना पड़ेगा, फायदा नहीं है ना, इसलिए तैयारी अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं आता। बात करते हैं यहाँ पे जनपद से क्या लिखा है। जनपद का देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, सबसे पहले चीज को समझ लीजिए। जनपद किसको कहा गया, जन मतलब होता है लोग, और पद मतलब होता है पैर। जहाँ पर जनता का पैर पड़ा, यानी कि इतने समय कहें जहाँ पे जनता का एक समूह रहने लगा, उसी को हम जनपद कहा जाने लगा था। और आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे जनपद क्या है, तो आप कहोगे जिला। क्या बोलोगे, जिला, ठीक है।
तो जनपद से क्या अभिप्राय है, 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो देखिए आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा 16 महाजनपदों के नाम लिखिए, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, बस इतना याद रखना कितने महाजनपद हैं। समझ आ रही बात है? तो क्या लिखा है, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जहाँ पर जन का मतलब होता है लोक तथा पद का मतलब होता है पैर, अर्थात जहाँ पर लोगों का पैर पड़ा उसे हम जनपद बोल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे लोग बसना शुरू करते हैं उसको हम क्या करते हैं, जनपद कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मगध, अंक, काशी, कौशल, भज्जी, मल, चीड़ी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, ठीक है, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बो। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे ज्यादा किसके बारे में पूछेगा, मगध के बारे में। किसके बारे में पूछेगा, मगध के बारे में। ठीक है, तो बाकी कहाँ कहाँ पे ये भी आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। समझिए मगध सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया मगध 16 महाजनपदों में कहा था, नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन आपसे आता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद इसको क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सबसे पहला तो मगध सबसे नंबर 1 पे आता था। दूसरे नंबर पे मगध का जो क्षेत्र था काफी उपजाऊ था। अगला क्या लिखा है कि लोहे के यहाँ पे खदानें सरलता से उपलब्ध थे, लोहे के विभिन्न प्रकार के उपकरण बना सकते थे। ठीक है, उपकरण तथा हथियार बनाने में आसान हो जाता था। साथ ही साथ जंगली क्षेत्र में हाथी मुहैया कराए जाते थे जो कि एक सेना का प्रमुख हिस्सा होते थे। इसके साथ साथ नदियों के रास्ते से यातायात होता था जिसमें सस्ता और सुलभ यात्रा हो जाती थी, सस्ता और सुलभ व्यापार इजीली हो जाता था। अगला योग्य और अधिक महत्वाकांक्षी शासक यहाँ पे थे जिसने मगध को बहुत ही ऊपर उठाकर रखा। ठीक है, या फिर ये कहो कि व्यापार में या हर चीज में नंबर 1 पर रखा। यहाँ पे सुरक्षित राजधानियां भी करके रखी गई थी जिसकी वजह से अक्सर यहाँ की राजधानियों को किले से घेर कर रखा जाता था क्योंकि कोई उस पर आक्रमण न। अगला आरंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी जिसका मतलब होता है राजाओं का घर। राजगाह पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ था जिसे चारों ओर से किले से क्या कर दिया था, किलेबंदी कर दी गई थी। इसके साथ साथ बाद में 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और अब क्या है पटना। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था, राजगाह, क्या बोलोगे, राजगाह। उसके बाद क्या होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद आज की डेट में क्या है, पटना। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया मगध के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। ये क्या होता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। तो देखिए स्रोत का मतलब होता है सोर्स, जिसके द्वारा हमें किसके बारे में पता लगता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जस्ट अभी मैंने स्टोरी बताया कि घनानंद को मारा किसने, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मार दिया, फिर उसके बाद उसने शासन किया, फिर इसके बाद ये बताया ना कि किसके द्वारा बताया। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ है उसी को तो कहते हैं स्रोत। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे समझ लीजिए 4 चीजें। क्या, सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा हूँ कि इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। क्या, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्ति के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों को महत्व दिया है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत रहता था जिसको कहते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, यानी कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। और इसमें किसके बारे में लिखा है, इस पुस्तक में मौर्य शासन की प्रणाली के बारे में और तत्कालीन समाज का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यानी कि मेगास्थनीज ने जो देखा वहाँ पे सारी चीजें उसके बारे में उसने वर्णन कर दिया। तो ये एक स्रोत है जिसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। हमें मौर्य काल की शासन प्रणाली की काफी जानकारी मिलती है किसके द्वारा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अच्छा, कौटिल्य कौन, यही तो है चाणक्य। इन्हीं को तो हाँ इन्हीं को तो कहते हैं चाणक्य जो है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना की। हाँ चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके गुरु कौन थे, तो वो सेम आप नाम बोलोगे, क्या नाम है, चाणक्य। आगे बात करते हैं। तीसरा, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमें इस बात का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंद वंश को खत्म किया और नंद वंश को खत्म करने के बाद किसकी स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसके साथ साथ मौर्य शासकों का वर्णन जैन धर्म, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। पत्थरों व स्तंभों से भी पर मिले जो अशोक का अभिलेख है अक्सर सबसे बहुमूल्य स्रोत माने जाते हैं। यह हमें अशोक के धर्म तथा प्रजा हितैषी कार्यों की विशेष जानकारी देते हैं कि अशोक कैसा था, अशोक ने किस तरीके से प्रजा हितैषी काम किए, प्रजा के लिए काम किए, किस तरीके से उसने साम्राज्य को चलाया। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, हमें किसके द्वारा मिली है, पत्थरों और स्तंभों पर जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसके द्वारा मिली है। आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला के द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि पहले मूर्ति बनाई भी जाती थी ना, नक्काशी जिस तरीके से की जाती थी उस पर एक स्टोरी गढ़ी जाती थी ताकि कोई भी इजीली उसको पढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चित्रों के माध्यम से स्टोरी गढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बहुत ही इजी है, क्योंकि खेती के बारे में बात रखी है। क्या लिखा है, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस तरीके से परिवर्तन आया, यानी कि खेती में किस तरीके से चेंजेस आई, है ना। तो इसको देखते हैं। तो क्या लिखा है, वर्णित काल में तौर तरीकों में क्या क्या चेंजेस हुए, ये चीज देखते हैं। वर्णित काल में राजा प्रजा विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करने लगे थे, जिससे किसान वर्ग मुख्य रूप से त्रस्त हो जाता था। अतः किसानों की उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय ढूंढे गए थे। समझिए, एक राजा और उसकी सारी प्रजा क्या करेगी, काम करेगी, खेती करेगी। अब कहा यह जाता है कि प्रजा इस बात से नाराज थी कि राजा अपना राजकोष भरना चाहता था। क्या भरना चाहता था, राजकोष भरना चाहता था। अच्छा, अब क्या किया किसानों ने, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के, है ना, चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे क्या, पहले खेती में किस तरीके से सुधार किया जाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो क्या किया इन्होंने, उपज बढ़ाने के लिए हल प्रचलन शुरू कर दिया। हलों के द्वारा खेतों की जुताई करते थे। मिट्टी बहुत ज़्यादा बारीक हो जाने की वजह से वहाँ पे, है ना, ईजिली फसल वहाँ पे हो पाती थी। ठीक है, बीजों को वो सब करना, जिसकी वजह से फसल अच्छी हो पाना, है ना। गंगा तथा कावेरी की घाटियों की भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती थी, जिससे धान की रुपाई, ठीक है, रुपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होती थी। ठीक है, क्योंकि नदियों के बगल में खेती बहुत अच्छी हो पाती है। आगे, लोहे के फाल का प्रयोग करना, जिसकी वजह से, ठीक है, फसलों का जो उपज था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। कई जगहों पर खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया गया। कुदाल समझ लो, फावड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाने लगा था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था, कुओं तथा तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से क्या करने लगे थे, सिंचाई करने लगे थे। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं एवं नहरों जैसे सिंचाई के साधनों का निर्माण किया जाने लगा, और जिसकी वजह से करने वाले लोग अक्सर राजा होते थे या फिर प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। क्योंकि देखो, नहरों को खुदवाने के लिए या व्यक्ति लगेंगे, तो व्यक्तियों को देने के लिए पैसा भी लगेगा। तो ये कौन कर पाएगा, हर व्यक्ति कर पाएगा क्या, नहीं। ये कौन कर पाएगा, या तो राजा होगा, या तो बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति होगा, धनी व्यक्ति होगा, वही इन चीज़ों की वो करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती अच्छी हो पाती थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने इस कार्यों को अभिलेखों में भी करवाया। जैसे देखते नहीं हो, आज की डेट में कोई किसी को दिया तो एकदम बढ़िया से फोटो खिंचवा देते हैं कि भाई मैंने दान दिया है, मैंने ऐसा चीज़ किया। किसके माध्यम से पता लगता है, फोटो के माध्यम से पता लगता है। तो पहले चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता था, अभिलेखों के माध्यम से पता लगता था कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दान दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, अभिलेख शास्त्रियों की क्या सीमाएं हैं। देखिए, अभिलेख शास्त्रियों की अगर मैं बात करूं तो अभिलेख शास्त्री होते कौन है, अभिलेख शास्त्री उनको कहा जाता है जो कि अभिलेखों को पढ़ते हैं। तो देखिए, उनकी कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी, सबसे पहली चीज तो देखिए, जो अभिलेख होता है, अभिलेखों को निकालने की समस्याएं होती है। सबसे पहली चीज तो ये, अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख, है ना, मजबूत सतह पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहा जाता है। तो उसको सबसे पहले निकालने की समस्या, कई बार वो टूट जाता था। दूसरी चीज, चलो मान लिया उसको निकाल भी लिया, तो निकालने के बाद उसको साफ करते थे तो अक्षर आपस में मिल जाते थे, तो इसको भी। अच्छा, इसके साथ साथ चलो मान लो वो भी हो गया, तो तीसरी बात, शब्दों की नॉलेज नहीं होती थी। कई बार भाषाओं का ज्ञान ना होने की वजह से अभिलेख को पढ़ा नहीं जा सकता था, ये भी एक समस्या। चलो मान लिया तुमने पढ़ भी लिया, तो कई बार ऐसा होता था कि अभिलेखों के बारे में हमें उस व्यक्ति के बारे में पता लगता था जो उस चीज़ को लिखवाता था, यानी कि सबके बारे में हमें चीज़ें नहीं पता लगती थी। तो ये भी एक प्रकार की समस्या थी। तो क्या हुआ, अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं यही है। तो सबसे पहले अभिलेख के अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण होने की वजह से उसको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जैसे अक्षर क्या थे, धीरे धीरे लुप्त हो जाते थे, आपस में मिक्स हो जाना या फिर अक्षर लुप्त हो जाना। अगला है, इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूरा ज्ञान हो पाना ये हमेशा सरल नहीं था। आगे, अभिलेख हजारों की संख्या में रहे होंगे जो कि कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे होंगे, और जितने भी अभिलेख अभी मिले हैं वो पूरे अभिलेखों का मान लो कुछ हिस्सा है। अगला है, अभिलेखों में खेती की दैनिक प्रक्रिया एवं दैनिक जीवन के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी ओकेजन में, मतलब मान लो कोई किसी ने किसी को कुछ दिया, है ना, समाज के बारे में ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जा सकता था। दैनिक प्रक्रिया के बारे में, दैनिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। आगे, प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। अभिलेख में प्राय उन्हीं विचारों को लिखा जाता था, ठीक है, जो उसको बनवाते थे या लिखवाते थे। ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभिलेख शास्त्रियों की कुछ ये समस्याएं थी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या लिखा है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। विशिष्ट अभिलक्षणों का मतलब होता है वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या किया, जिसकी वजह से, है ना, जो जनपद है वो किस तरीके से ग्रो किया, उन सब चीज़ के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है, बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के नामों से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हालांकि महाजनपद के नाम इस ग्रंथों में समान नहीं है। तो
तो भी बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल तथा अवंती आदि नाम एक जैसे हैं। यानी कि कुछ जो जनपद है उसके नाम समान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जनपद है जिनको एज इट इज, जैसे कि हमने पढ़ा है मगध, कौशल, बज्जी, कुरु, पंचाल, ये एज इट इज देखने को मिले हैं। किसमें देखने को मिले हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में। इससे यह संकेत मिलता है कि ये महाजनपद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। आगे महाजनपदों की कुछ विशिष्ट अभिलक्षण भी हैं, जैसे अधिकतर महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ नाम के विख्यात राज्यों पर अनेक लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था। समझिए क्या कहा गया है कि अधिकतर महाजनपदों पर राजा का शासन, एक राजा का शासन होता था, लेकिन कई ऐसे जनपद थे जहां पर गढ़ और संघ का शासन था। गढ़ और संघ का मतलब क्या होता है? एक लोगों का जो ग्रुप है जिसमें सब लोग अपने आप को राजा समझते हैं, मतलब लोगों का एक ग्रुप जो शासन करेगा, जिसमें सब लोग अपने आप को राजा समझते थे, तो वो लोग राज करते थे। आगे प्रत्येक महाजनपद का एक राजधानी होता था, जिसे अक्सर किलों से घेर दिया जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव से सेनाओं तथा नौकरशाही के लिए बाहरी आर्थिक साधनों की जरूरत होती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो रखरखाव के लिए, राजधानी के रखरखाव के लिए, नौकरशाही के लिए, है ना, किसकी जरूरत होती थी? पैसों की जरूरत होती थी। आगे शासकों का काम किसानों, व्यापारियों तथा सेवादारों से कर वसूल करना तथा भेंट को वसूल करना था। धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी वैध तरीका था, मतलब इसको सही तरीका माना जाता था कि जब पैसों की कमी हो जाए तो आप पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसको लूट लो, है ना, इस प्रकार की चीजें। धीरे धीरे कुछ राज्यों में अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया, बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर हुआ करते थे। सैनिक अक्सर, ठीक है, उच्च सैनिक अक्सर अगर देखा जाए, ठीक है, अक्सर देखा जाए तो 63 वर्ष से भी भर्ती किए जाते थे, यानी कि जो खेती बाड़ी करते थे उनसे भी सैनिक वर्गों को, है ना, रखा जाता है, सेनाओं में उनको भर्ती किए जाते थे। तो ऑल ओवर हमने क्या देखा है? ऑल ओवर हमने ये देखा कि किस तरीके से महाजनपदों में राज होता था, गढ़ों तथा संघों का राज होता था, ठीक है, गढ़ तथा संघ का राज हुआ करता था, किस तरीके से राजा कर वसूल करता था, किस तरीके से सेना में लोगों की भर्ती की जाती थी, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो है आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार किस तरीके से करते हैं? देखिए भाई, सामान्य लोगों के जीवन के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले अभिलेख, वस्तु, मनके, इमारतें, मूर्तियाँ, जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी स्रोत के साधन होते हैं, उनके द्वारा इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि देखिए कहते हैं इतिहास जो है ना तथ्यों पर आधारित होता है। तथ्य का मतलब क्या होता है? सबूतों पे, बातों पे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो इतिहास जो है, इतिहास को एक्यूरेट नहीं कह सकते भाई ये एक्यूरेट पूरा सही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बढ़ा चढ़ा के भी बोली जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्चुअल होता है, जिसका इसलिए कहते हैं ना पुख्ता एकदम जब सबूत मिल जाता है तब समझ में आ जाता है कि ये जो बात है ना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मनगढ़ंत कहानी भी तैयार करनी पड़ती है इतिहास का निर्माण करने के लिए। जैसे मान लीजिए हड़प्पा की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने क्या देखा, वहाँ से जो सबूत मिले हैं, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, उनके द्वारा हमने इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। ऐसे है तो क्या लिखा है? सामान्य लोगों के जीवन का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है, अतः विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में गंभीर अध्ययन करना आवश्यक होता है। बर्तनों, भवनों के अवशेषों से अनेक सामाजिक जीवन का पता लगता है। खुदाई से प्राप्त अनाजों के दाने, जानवरों की हड्डियों से लोगों के भोजन की जानकारी मिलती है। इतिहासकार अभिलेख, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं और ये सामग्रियां सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में सहायक होती है। समाज जो था पुरुष प्रधान था, कृषि उनका मुख्य पेशा हुआ करता था। भूमिहीन खेतीहर श्रमिक होते थे, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, या तो वो श्रमिक बन जाते थे, दूसरों के खेतों में काम करते थे। छोटे छोटे किसानों तथा बड़े बड़े जमींदारों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही साथ घर का मुखिया गृहपति होता था। लोक कथाओं से भी सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभिलेखों में सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिलेख कब लिखवाए जाते हैं? अभिलेख तब लिखवाए जाते हैं जब किसी ने किसी को दान दिया या फिर कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है, तब जाकर अभिलेखों को लिखवाया जाता है, अदरवाइज वैसे नहीं लिखवाया जाता है। तो ये भी चीज़ हमने देख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों का चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों से इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण देखने को मिलते हैं? सबसे पहले क्या लेकर मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय भी हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक था। कहाँ तक? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसके बाद अशोक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना गया, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है,
मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख स्तंभ थे, जिसमें राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 अनेक प्रांत थे जो तक्षशिला, उज्जैनी, कोसली और सुवर्णपुर। और इन सब का उल्लेख अशोक का विलेख में भी किया गया है। अशोक का विलेखों का परीक्षण करने से ये पता लगता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्पीड़ित किए गए हैं। इस प्रकार के एक समान संदेश विशाल साम्राज्य की शासन, समाज, प्रशासनिक व्यवस्था की संभावनाओं को उजागर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अशोक है, अशोक का जो साम्राज्य है काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था और हर जगह पर एक ही प्रकार के विलेख देखने को मिले हैं, एक ही प्रकार के नियम देखने को मिले हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हो ना हो हर जगह पर एक का ही शासन है, एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था। आगे तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। यानी कि देखा जाए तो तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे और इसके साथ साथ सुवर्णगिरी जो था वो कर्नाटक में सोने की खदान के लिए फेमस था। ये चीजें हो गई। इसके साथ साथ और क्या था, साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि तथा नदी दोनों मार्ग से आवागमन करना अत्यंत आसान हो गया था। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए सप्ताह महीनों का समय लगता था। अतः यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उसकी सुविधाओं का भी प्रयोग किया जाता था, जिसके थ्रू जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी जो भी ऐसा व्यक्ति है जो साम्राज्यों को देखने के लिए जा रहा है ना, दूर दूर इलाकों में अपना जा रहा है सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, तो उनके लिए रख रखाव की व्यवस्था की गई थी ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामार्ग की नियुक्ति की गई थी, जो कि ऐसे विशेष अधिकारी थे जो धर्म को प्रचार प्रसार करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अशोक ने ये सारे कार्य किए थे, जिसकी वजह से अशोक को सम्राट अशोक की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसी को करवाने की कोशिश की है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जुड़ के रहिए, क्योंकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इस टाइप्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है आगे आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चलेगी। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग को अच्छा रिविजन कर पाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई जानकारी में है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।